हेलो गाइस, मैं मुर्तुजा आलम आपका वेलकम करता हूं अपने इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है रोडवेज एंड रेलवेज, लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये टॉपिक है आपके ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल का प्रोजेक्ट का। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। रोडवेज पहले हम बात करते हैं रोडवेज की, फिर उसके बाद हम टॉपिक उठाएंगे रेलवेज। रोडवेज, इंडिया का रोडवेज वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रोडवेज नेटवर्क है। आइए हम इसको यहां कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। रोडवेज का इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है, पहले ये बताना है। इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग अबाउट 62.16 किलोमीटर। टोटल रोडवेज का अगर नेटवर्क देखा जाए तो ये लगभग 62.16 लाख किलोमीटर का नेटवर्क है, ये जो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रोडवेज नेटवर्क बनाता है इंडिया को। रोडवेज आर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स कंस्ट्रक्शन इज मोर चीपर देन रेलवेज। रेलवे को बनाने में ज्यादा खर्च आता है, जबकि रोडवेज को उसके कंपैरिजन कम खर्च में बनाया जाता है। इसलिए रोडवेज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। रोड transport is affordable in the transportation of few passengers and a smaller amount of goods over short distance. short distance की बात हो तो रोडवेज ज्यादा अच्छा है। कम पैसेंजर हैं तो रोडवेज से उनको भेजना वो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि रेलवेज के लिए ज्यादा पैसेंजर चाहिए, ज्यादा गुड्स चाहिए, क्योंकि उनको चलाने की कॉस्टिंग भी वैसी ही होती है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्टिंग भी वैसी ही होती है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो रोडवेज रेलवेज से कई मामलों में ज्यादा बेनिफिशियल दिखते हैं। और शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर कोई सामान थोड़ा सा भेजना हो तो रेलवे की बजाय रोडवेज से भेजा जाए, वही ठीक रहेगा। रोड्स प्रोवाइड लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स। चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे सी पोर्ट हो, उन्हें रोडवेज की जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि इन तक पहुंच बनाने के लिए रोडवेज की ही जरूरत होती है। तो रोडवेज अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए भी लिंक का काम करते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंस। अब इस इंपॉर्टेंस को देख के हम समझ सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी के लिए रोडवेज कितना इंपॉर्टेंट है। अब है कि रोडवेज होते कितने टाइप के हैं, तो इनके हम दो तरीके से टाइप देखेंगे। एक तो इनके कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले मटेरियल के हिसाब से, वो दो तरीके के होते हैं, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। दूसरा, इनके इन इंडिया रोड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। सभी रोड एक से नहीं होते। जैसे ये मेरे सामने गली की जो सड़क है, ये 8 से 10 फीट चौड़ी है। इसमें हम एक व्हीकल को ला सकते हैं, एक साथ दो व्हीकल आ जाए तो मुश्किल हो जाए। लेकिन हर सड़क ऐसी नहीं होती है। बाहर मेन सड़क पे आते हैं तो इससे हमें चौड़ी सड़क मिलती है, जिसमें बोथ साइड होते हैं, एक आने के लिए एक जाने के लिए दो साइड होते हैं। इसी तरह से कई ऐसे होते हैं जिनमें 4 लेन होते हैं, कई ऐसे होते हैं जिनमें 6 लेन होते हैं, कहीं ऐसे हैं जिनमें 2 लेन्स होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के, हम इनकी कैपेसिटी के हिसाब से इनको कैटेगराइज करते हैं। इन्हें 6 टाइप में कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। नंबर 1, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल रोड। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल रोड को बनवाया गया, अभी हाल फिलहाल ही इसको हुआ। असल में इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है इंडिया के जो 4 मेट्रो सिटीज हैं, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। जैसे यहां चेन्नई है, चेन्नई से कोलकाता को कनेक्ट किया, कोलकाता से फिर दिल्ली को कनेक्ट किया, दिल्ली से मुंबई को कनेक्ट किया और फिर चेन्नई। तो ये एक तरह का क्वाड्रिलैटरल सा शेप बन जाता है, इसलिए इसे गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, अब हिंदी में स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से बुलाते हैं।
Golden Quadrilaterals. The government has initiated a major road development project that would connect four metro cities, Delhi, Kolkata, Chennai and Mumbai via 6 लेन सुपर हाईवेज। ये 6 लेन सुपर हाईवेज हैं जो इन चारों मेट्रो सिटीज को आपस में जोड़ते हैं। तो जब चारों मेट्रो सिटी आपस में जोड़ते हैं तो इनके बीच में जितने भी इन बिटवीन हैं वो भी इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। सेकेंड इज नेशनल हाईवे, जिसमें शेर शाह शूरी मार्ग नंबर 1 NH नंबर 1 माना जाता है। These highways connect the country's most remote areas and are maintained by Central Public Works Department. ये इंडिया के रिमोट एरियाज को जोड़ने का काम करते हैं और इसकी जो मेंटेनेंस है वो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, बोले तो शॉर्ट में CPWD के अंडर इसकी मेंटेनेंस होती है, वही इनकी देखभाल करते हैं। जैसे शेरशाह सूरी मार्ग NH1 है। आगे हम थर्ड में देखते हैं स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज हर स्टेट के कैपिटल को उनके डिस्ट्रिक्ट, वेरियस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से जोड़ने का काम करते हैं। These connect state capitals to various district headquarters and are maintained by state PWD. और साथ ही इनके मेंटेनेंस को कौन देखते हैं? स्टेट के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD। फोर्थ है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स इसके मेंटेनेंस करने का जिम्मा होता है जिला परिषद का और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट के वेरियस प्लेस से जोड़ने का काम करते हैं। These connect district headquarters to other places in district and are maintained by जिला परिषद। अदर रोड्स, जो इनके अलावा और भी कई सारे रोड्स हैं। दिस कैटेगरी द रोड विच कनेक्ट रूरल एरिया विद टाउन्स। ऐसे बहुत सारे रोड आपको देखने को मिलेंगे जो रूरल या विलेज एरिया को टाउन एरिया से जोड़ने का काम करते हैं, तो वे सभी इन अदर रोड्स की कैटेगरी में आते हैं। और सिक्स्थ और लास्ट है बॉर्डर रोड्स, जिसे 1960 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है और इसका काम है ऐसे रिमोट एरिया में जहां बहुत ही रफ टेरेन है, बहुत ही मुश्किल है, पहाड़ी एरिया है, वहां पे रूट को बनाना और वहां के इकोनॉमिक ग्रोथ को देना इनका काम रहा है। बॉर्डर रोड्स, दीज रोड्स हैव इंक्रीज्ड accessibility in rough terrain location and have contributed to the economic growth of these areas. उन सब जगहों पे रोड बनाना आसान नहीं है, वहां ये रोड बनाते हैं जिसकी वजह से वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ होती जा रही है और आगे होगी। तो ये 6 टाइप के क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू देयर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। ये 2 टाइप के होते हैं, मेटल्ड और अनमेटल्ड। मेटल्ड वो है जिनमें सीमेंट, कंक्रीट, इन सब का यूज किया जाता है, बिटुमिन का यूज किया जाता है, कोल बिटुमिन का, और इन्हें बनाया जाता है। ये ऑल सीजन रोड होते हैं, हर सीजन में यहाँ पे लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। दूसरा है अनमेटल्ड रोड, ये मड के बने होते हैं या नेचुरल पथवे होते हैं। ये metal road, these can be made of cement, concrete or even coal bitumen. These are also called all season roads. Unmetal road, these are mainly made of mud and are natural pathway. तो ये 2 टाइप से हम इनकी क्लासिफिकेशन बता सकते हैं। अब है कि हमारी इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है इसका, हमारी इकोनॉमी को इससे क्या फायदे हैं। जाहिर सी बात है, इकोनॉमी में कोई ट्रेड करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई भी कुछ भी करता है, तो जाहिर सी बात है उनको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी ही। बिना ट्रांसपोर्टेशन के जो है कोई भी चीज ग्रोथ में नहीं आ पाएगा। तो वहां पर इनका रोल होता है और ये काफी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ गुड्स और
पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं, बल्कि ये और भी कई तरह से हमारी इकोनॉमी को फायदा देते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं लोगों को, कई तरह के जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी, रोड नेटवर्क्स प्ले एन एसेंशियल रोल इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। इंडिया की जो ग्रोथ की जो स्टोरी है, इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इट कंट्रीब्यूट्स मोर देन 3.6% ऑफ जीडीपी। ये जीडीपी में 3.6% तक कंट्रीब्यूशन देती है, या ये कह लीजिए जो रोड जितने भी ट्रांसपोर्टेशन का कंट्रीब्यूशन होता है, तो उसका 2/3 अकेले रोडवेज ही देता है, और अबाउट 2/3 ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कंट्रीब्यूशन। आगे, ओवर 85% ऑफ इंडियाज पैसेंजर्स ट्रैफिक एंड अबाउट 65% ऑफ इट्स फ्रेट आर ट्रांसपोर्टेड ऑन रोड्स। पैसेंजर्स की बात है तो लगभग 85% पैसेंजर्स को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं रोडवेज, और 65% गुड्स को जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम इनका होता है रोडवेज का। तो इस तरह से रोड का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं, developed highway and road networks in India will have an immediate positive effect on employment status. इससे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है इनका। इट विल बी स्पेशली बेनिफिशियल फॉर नेशंस मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए जरूरी है कि डेस्टिनेशन तक जल्दी और सही टाइम पे पहुंचे सामान, तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमने देखा कि किस तरह से रोडवेज कंट्रीब्यूट करता है इंडियन इकोनॉमी में, या ये कह लीजिए इंडियन इकोनॉमी की लाइफलाइन मानना इसको बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हम अब बात करने वाले हैं रेलवेज। अब हम बात करने वाले हैं रेलवेज को। हमने देखा कि रोडवेज का क्या रोल है, क्या यहाँ के इकोनॉमिक ग्रोथ में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। अब हम बात करने वाले हैं रेलवेज का क्या कंट्रीब्यूशन है, रेलवेज से जुड़ी हुई बातों को जानेंगे। अगर किसी को दूर ट्रैवल करना है तो वो अगर समय की कमी नहीं है तो वो रेलवे को ही प्रायोरिटी देता है। अगर कहीं दूर से एक बल्क गुड्स का मंगवाना है तो रेलवे के थ्रू ही मंगाना लोग प्रायोरिटी देते हैं। वो कम खर्चीला होता है, टाइम पे पहुंच जाता है। आइए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं, रेलवे के बारे में। इंडिया में रेलवे की शुरुआत हुई है 1853 में। 1853 में सबसे पहले मुंबई में चलाया गया था, मुंबई सेंट्रल से लेकर ठाणे तक। तो ये था 1853 का पहला रेलवे सर्विस जो इंडिया में चला था। आइए हम देखते हैं समय के साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे बदलाव हुआ है। Railways are the primary mode of transportation for goods and passengers in India. सबसे पहले लोग गुड्स या पैसेंजर खुद भी ट्रांसपोर्ट होने की बात होती है तो सबसे पहले रेलवे को देखा जाता है। अगर टाइम की कमी है, अर्जेंसी है, तो लोग बाय एयर जाना पसंद करते हैं, और समय है बहुत सारा, अपनी व्हीकल है, खर्च का कोई दिक्कत नहीं है तो बाय रोड जाते हैं। नहीं तो प्रायोरिटी दी जाती है रेलवे को। रेलवेज also enable people to engage in a variety of activities such as business, sightseeing, pilgrimage and movement of commodities over a large distance. रेलवे का यूज एक नहीं अनेकों तरह से लोग करते हैं। जिनका बिजनेस है, जो बिजनेसमैन है, वो अपने गुड्स की तो मूवमेंट करवाते ही हैं, साथ ही किसी को तीर्थ यात्रा जाना हो बाय ट्रेन जाएंगे, किसी को घूमने फिरने जाना हो, हॉलीडे वेकेशन मनाना है तो पैलेस ऑन व्हील्स पे बैठ के वो जगह जगह की सीन देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के काम में ये आते हैं।
तीसरा, आगे हम बात करते हैं, इट कनेक्ट्स द कंट्रीज इकोनॉमिक लाइफ एंड एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। अगर हर कोई अपनी अपनी जगह पर सिमट के रह जाएगा तो इस तरह से नेशनल इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होगी। ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है थ्रू रेलवेज, तो इनकी ग्रोथ हो रही है और एक्सेलरेशन मिलता है इस ग्रोथ में, तेजी से ग्रोथ होती है। इंडियन रेलवे इज डिवाइडेड इनटू 60 जोन्स। अब ये नेशन तो काफी बड़ा है, लेकिन इतने बड़े नेशन को 16 जोन्स में डिवाइड कर दिया है। आपने ट्रेन पे देखा होगा NER नॉर्थ ईस्ट रेलवे, WR वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, इस तरह से ये 16 जोन्स में डिवाइडेड होते हैं ताकि इनको सही से एडमिनिस्टर कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन इसकी सही से हो सके, इसकी देखभाल सही से हो सके, इसके लिए इनको 6 जोन में डिवाइड किया गया है। अब ये तो है कि इनके जोन्स डिवाइड हैं, लेकिन क्या हर तरह के रेलवे ट्रैक एक ही होते हैं? नहीं, कुछ रेलवे ट्रैक ब्रॉड गेज कहलाते हैं। हमारी भाषा में बड़ी लाइन छोटी लाइन हम लोग बोलते हैं। कुछ रेलवे ट्रैक मीटर गेज होते हैं और कुछ रेलवे ट्रैक नैरो गेज होते हैं। तो इस तरह से इनके ट्रैक के गेज भी होते हैं, उसी हिसाब से ये होता है। अक्सर जो मेन ट्रैक्स हैं जो दूर के प्लेसेस को इंटरकनेक्ट करते हैं वो ब्रॉड गेज यूज होते हैं। कुछ ऐसे इंटीरियर रिमोट एरिया है जहां पे मीटर गेज यूज होता है, और हिलीज एरिया, माउंटेनियस एरिया में अक्सर मीटर गेज का, और वहां के ट्रेन भी छोटे छोटे टॉय ट्रेन की जैसे होते हैं। तो ये तो 3 टाइप के इनके ट्रैक्स हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। इतना बड़ा इंडिया है, यहाँ के लैंड का जो है फीचर बहुत ही अलग अलग है। कहीं माउंटेन है, कहीं डेजर्ट है, कहीं प्लेटू है, कहीं प्लेन है, कहीं कुछ है। तो ऐसे में रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन क्या इक्वल है या अनइक्वल है, अब हम उसको देखते हैं। पहले हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की। नॉर्दर्न प्लेन्स वो एरिया है जहां पे एग्रीकल्चर करना आसान है, जहां पे हाउस, रोड्स, बिल्डिंग्स इनको बनाना आसान है, इसलिए ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है और ऐसी जगहों पे रेलवे ट्रैक को बिछाना आसान होता है, इसलिए यहाँ पे इसका एक अच्छा खासा नेटवर्क देखने को मिलता है। The growth of railways has been favored in these plains due to the level of terrain, high population density and abundant agricultural resources. तो ऐसी जगहों में प्लेन्स में रेलवे नेटवर्क अच्छे दिखते हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। पेनिनसुलर रीजन में हाई हिल एरियाज हैं। अब ऐसे में या तो टनल होके रेलवे को निकालना होगा, गैस होके निकालना होगा, तो यहाँ पे काफी डिफिकल्टीज होती है रेलवे ट्रैक को बिछाने में, और जिसमें अच्छा खासा खर्च भी आता है। पेनिनसुलर रीजन, इन पेनिनसुलर हिली रीजन्स रेलवे स्ट्रेचेस आर बिल्ड थ्रू द लो हिल्स, गैप्स और टनल्स, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ले द रेलवे लाइंस, और वो ज्यादा एक्सपेंसिव, कॉस्टली भी हो जाता है। आगे हम देखते हैं हिमालय माउंटेनस रीजन। हिमालय माउंटेनस रीजन में एक तो पॉपुलेशन बहुत ही थिनली होता है, बहुत ही दूर दूर लोग आबाद होते हैं, कोई ज्यादा वहां इकोनॉमिक वैसी एक्टिविटी भी नहीं होती है, और ऐसी जगहों पे रेलवे ट्रैक को बनाना भी आसान नहीं होता क्योंकि यहाँ बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे होता है सब कुछ। These are the unfavorable for the construction of railway lines due to high relief, बहुत ऊंचाई पे होते हैं ये। स्पार्स पॉपुलेशन, यहाँ की जो आबादी है बहुत थोड़ी सी कहीं यानी बिखरी हुई आबादी होती है, थोड़ी थोड़ी आबादी होती है। लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, और यहाँ पे ऐसे ज्यादा कुछ इकोनॉमिक
अपॉर्चुनिटीज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक थोड़ा कम ही बिछ पाता है, कम ही इसका नेटवर्क देखने को मिलता है। आगे हम ऐसा ही देखते हैं डेजर्ट में। डेजर्ट में कैसे होते हैं, वहां होते तो प्लेन्स हैं लेकिन सैंडी प्लेन्स होते हैं। सैंडी प्लेन्स में रेलवे ट्रैक को बिछाना इतना आसान भी नहीं है, इसलिए अक्सर राजस्थान में हम देखते हैं, राजस्थान के डेजर्ट एरिया में रेलवे उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिला है। It is difficult to construct railway lines on the sandy plains of western Rajasthan, which has hindered the growth of railways. तो ये तो है कि किस रीजन में किस तरह से रेलवे लाइंस को बिछाने में कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, कहाँ आसानी से बिछाता है, हमने वो देखा। अब है कि क्या रेलवे को किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती है? करनी पड़ती है। हम आए दिन देखते हैं, चले आ रहे हैं ट्रेन में बैठे हुए, अचानक एक पैसेंजर उठा, चेन खींच दिया क्योंकि उसका मोहल्ला आ गया था, उधर से ट्रेन गुजर रही है, वो वहीं उतरना चला गया। बिना वजह अननेसेसरीली चेन को खींचकर गाड़ी को रोकने से काफी डैमेज होता है, ये लॉस हुआ। बहुत से पैसेंजर्स ऐसे हैं बिना टिकट ही ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है रेलवे को। Many passengers travel without ticket. Theft and damage of railway property. रेलवे का पंखा है वही खोल के चला गया, और कुछ नहीं मिला तो पाइप ही खोल लिया, यानी कुछ भी कहीं कोई चोरी कर लेते थे। ये सभी प्रॉब्लम्स हैं जो रेलवे को फेस करना पड़ता है। People stop the train by pulling chains unnecessarily and this causes heavy damage to the railway. बिना मतलब के ही मैं अपने मोहल्ले के पास उतरूंगा, ये ईगो लेके बैठा हुआ है, जैसे मोहल्ला आया, गांव आया, चेन पुल कर दिया, उतर गया। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हैं जो रेलवे को फेस करने पड़ते हैं। अब है कि इसका कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में है क्योंकि इनके ही थ्रू एक हमारे यहाँ की इकोनॉमी चल रही है। इनके ही थ्रू जो भी कोई ट्रेड कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई किसी एम्प्लॉयमेंट में है, तो वो सारे मूवमेंट्स, चाहे वो लोगों के हों या गुड्स के हों, ये सारे मूवमेंट्स इनके थ्रू ही हो रहा है। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका बहुत बड़ा हाथ है। हम इसे लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कह सकते हैं। अगर ये सब ना हो, रेलवे रोडवे ना हो, तो सब ठप पड़ जाएगा, जो जहां है वहीं पे सीमित रह जाएगा। Contribution. Indian Railways is essential for both freight and passengers movement. ये लोगों के साथ साथ सामान के भी मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। Contributing economic integration, और ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी देते हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब कि जो यहाँ कोई कुछ कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका फायदा वहां दिखेगा जहां पर जाने ये पहुंचेंगे, तो ये वहां तक इसे कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी के अलग अलग यूनिट्स को इंटरकनेक्ट करने का काम करता है ये। जॉब क्रिएशन, जॉब भी देते हैं, कई तरह के जॉब्स हैं। अगर देखा जाए तो हर रेलवे स्टेशन पे ही हजारों लोग, लाखों लोग जो है रोजी रोजगार चला रहे हैं, नौकरी में हैं, लाखों की संख्या में लोग, तो जॉब भी क्रिएट कर रहा है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है सो अलग, उसका फायदा हर सेक्टर के लोग उठा रहे हैं। अब एक ट्रांसपोर्ट 1.2 बिलियन टन ऑफ फ्रेट एनुअली, हर साल ये 1.2 बिलियन टन सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने, लाने ले जाने का काम करते हैं। एंड द रेलवे फ्रेट सेक्टर अकाउंट्स फॉर नियरली 30% ऑफ इंडियन गुड्स मूवमेंट, और इंडिया में गुड्स का जो मूवमेंट होता है टोटल, उसका 30% सिर्फ रेलवे के ही अकाउंट में होता है। तो हमने देखा कि किस तरह से रोडवेज और रेलवेज इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ दे रही है, हेल्प कर रही है, इसलिए इसे लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है। जिस तरह से मैंने आपको दोनों ही के बारे में, रोडवेज और रेलवेज के बारे में एक एक करके टॉपिक वाइज बताया है, आप भी इसी तरह से तैयार करें अपने प्रोजेक्ट को। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से इस काम को